हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 67, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्री सेट। ट्री सेट कलेक्शन फ्रेमवर्क की एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और जिसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसलिए इसको कवर करने के लिए मैंने कुल मिला के 3 पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें से पहले 2 पार्ट्स आप देख चुके हैं। आज ये तीसरा और आखिरी पार्ट है ट्री सेट के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि यदि डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर परफॉर्म होना है तो वो तभी हो सकता है जब हम कलेक्शन ऑफ ऐसे एलिमेंट्स का रखें जिन्होंने कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हो, यानी कंपेरेबल ऑब्जेक्ट्स का ही कलेक्शन ट्री सेट में रखेंगे, तभी उनकी डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग हो पाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम कस्टम सॉर्टिंग कर सकें तो कस्टम सॉर्टिंग करने के लिए ज़रूरी है कंपेरेटर। तो ये कंपेरेटर क्या है? कंपेरेटर भी एक इंटरफेस है। तो कंपेरेबल और कंपेरेटर ये 2 अलग अलग इंटरफेस हैं। कंपेरेबल तब यूज़ होता है जब आपको डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए, और कंपेरेटर तब यूज़ होता है जब आपको कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए। ये जो कंपेरेटर है ये यूटिल पैकेज में होता है। तो कंपेरेटर के बारे में पढ़ते हैं। कंपेरेटर इंटरफेस में 2 मेथड्स होते हैं। देखिए, कंपेरेबल में हमने समझा था कि एक ही मेथड होता है जिसका नाम है कंपेयर टू, और कंपेयर टू का रिटर्न टाइप होता है इंट। यहाँ पर कंपेयर फंक्शन लगभग वैसा ही काम कर रहा है, फिलोसफिकली तो वही काम कर रहा है जो कि कंपेयर टू कर रहा था, इसीलिए इसका भी रिटर्न टाइप इंट है। कंपेयर फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट के भी मायने वही हैं जो कंपेयर टू में इंट के मायने थे। कंपेयर टू में जब हम रिटर्न करते थे वैल्यू, तो वो अगर नेगेटिव वैल्यू होती थी तो कॉलर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में आता था आर्ग्यूमेंट के, यानी ऑब्जेक्ट वन डॉट कंपेयर टू, और आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट टू लिखते थे तो ऑब्जेक्ट वन लेफ्ट में आता था ऑब्जेक्ट टू के। और अगर पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होती थी तो हम कहते थे ऑब्जेक्ट वन राइट में आएगा ऑब्जेक्ट टू के। वही चीज़ कंपेयर के अंदर भी हो रही है। इसके अलावा इसमें एक और मेथड होता है इक्वल्स। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो इक्वल्स मेथड है इसको ओवरराइड करना, इसको डिफाइन करना कंपलसरी नहीं है। ओके, मैं आपको बात समझाता हूँ। जैसे हम कोई क्लास बनाते हैं जो कंपेरेटर को इम्प्लीमेंट करे। जैसे हमने बनाई एक क्लास नाम रख लेते हैं माय कंपेरेटर, ठीक है, जिसने इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट्स किसको? कंपेरेटर को, कंपेरेटर, ठीक है। तो अगर हमने, जैसा कि इंटरफेस की थ्योरी हमने पढ़ी है, हम जानते हैं कि अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उसके सारे मेथड्स को उसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक मेथड तो हो गया कंपेयर, तो इसमें हम बनाएंगे पब्लिक इंट कंपेयर, ठीक है। और इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट O1, ऑब्जेक्ट O2, ठीक। एक तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा जो भी कोडिंग इसकी करते हैं। दूसरा, हमें इसके कंपेरेटर के दूसरे मेथड के बारे में सोचना है। कंपेरेटर में 2 मेथड्स हैं, कंपेयर और इक्वल्स, तो हमें इक्वल्स मेथड को भी डिफाइन करना चाहिए। मतलब थ्योरेटिकली तो यही कहा जा रहा है कि किसी भी इंटरफेस के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ही हमको इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन यहाँ पे इक्वल्स फंक्शन को डिफाइन करना ऑप्शनल है। तो आप हो सकता है ऐसा सोचें कि ये तो इंटरफेस के रूल के खिलाफ है। अगर कंपेरेटर में 2 फंक्शंस हैं तो आपको दोनों को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। पर मैं कह रहा हूँ इक्वल्स फंक्शन में डिफाइन करूँगा तो भी ठीक है, और नहीं डिफाइन करूँगा तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी क्लास की हमने कोई सुपर क्लास नहीं बनाई है, इसलिए हमारी क्लास की जो सुपर क्लास है वो कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सभी क्लासेस की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सुपर क्लास होती है। तो ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स फंक्शन है जो कि इनहेरिटेंस के चलते माय कंपेरेटर क्लास का भी इक्वल्स एक मेंबर फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब हमारी क्लास में इक्वल्स नाम का फंक्शन
सुपर क्लास से इनहेरिट होकर आ गया है। इसीलिए अगर हम कंपैरेटर के इक्वल्स फंक्शन को डिफाइन ना भी करें तो भी हमारी क्लास में एक इक्वल्स फंक्शन मौजूद है। अल्टीमेटली हमारी क्लास में इक्वल्स नाम का एक फंक्शन मौजूद होना चाहिए, चाहे फिर वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट होके मिल रहा हो या हमने उसे डिफाइन किया हो। यही वजह है कि अगर हम कंपैरेटर के इक्वल्स फंक्शन को डिफाइन नहीं करते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम गलत नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो कंपेयर फंक्शन में भी हमको क्या करवाना है, रिटर्न नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो। तो अगर रिटर्न होता है ज़ीरो, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट्स डुप्लीकेट हो रहे हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज हमें इंसर्ट नहीं करानी है। नेगेटिव वैल्यू अगर रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब अब देखिए जैसे कंपेयर टू था तो कंपेयर टू में कैसे कॉल करते थे, ऑब्जेक्ट वन डॉट कंपेयर टू और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते थे। यहाँ दोनों ही आर्ग्यूमेंट के रूप में पास हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट वन भी और ऑब्जेक्ट टू भी। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू के लेफ्ट में आना चाहिए तो रिटर्न होगा नेगेटिव, और अगर राइट में आना चाहिए तो रिटर्न होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इक्वल्स तो सिर्फ डमी मेथड है, अगर आप बनाना चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो ना बनाएं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा हम बड़ा लेना चाहते हैं, पहले हम सिचुएशन समझ लेते हैं हम क्या एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। इस कोड को मैं पहले हटा देता हूँ, ये कोड मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कुछ बुक्स के रिकॉर्ड्स रखना, ठीक है, बुक्स, ठीक है, या सिंपली बुक बोलो। बुक नाम की मैं एक क्लास बनाना चाहता हूँ जिसके कई सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेट्स से B1, B2, B3, ठीक है। अच्छा, बुक के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखी होंगी, एक तो बुक का टाइटल होगा कुछ, ठीक है, एक बुक की हो जाएगी प्राइस, और भी आप ले सकते हैं, अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ दो ले रहा हूँ, टाइटल और प्राइस, ठीक है। अब हर बुक के ऑब्जेक्ट में टाइटल और प्राइस नाम के दो मेंबर्स होंगे। मैं टाइटल और प्राइस की वैल्यू इसमें सेट कर देता हूँ। तो B1, B2, B3 जो बुक के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनमें कुछ टाइटल और प्राइस वैल्यू रखी हुई है। अब मैं एक ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसमें ऐड करता हूँ B1 को, फिर ऐड करता हूँ B2 को, फिर ऐड करता हूँ B3 को। क्या होगा, तीनों ऑब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन किस ऑर्डर में ऐड होंगे, क्योंकि ये जो बुक क्लास है ये कंपेरेबल तो है नहीं, यानी इसमें जैसे कि रैपर क्लासेस जितनी होती हैं और स्ट्रिंग क्लास, ये कंपेरेबल होती है, इन्होंने कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होता है। तो नेचुरल डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग जो है वो सिर्फ उसी में लगती है जो कंपेरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमारी ये जो बुक क्लास हम बनाएंगे, अगर हमने कोई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करा तो हमारी बुक क्लास के ऑब्जेक्ट्स कंपेरेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं माने जाएंगे। इसलिए ट्री सेट के अंदर इनको अगर रखते हैं तो डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे हमें कस्टम सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब करनी ही पड़ेगी। अच्छा, कस्टम सॉर्टिंग करने के लिए हमें कंपैरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होता है, राइट। अच्छा, अगर हम चाहें कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करें तो वो भी हम कर सकते हैं। यदि हम बुक क्लास बनाते वक्त इम्प्लीमेंट कर दें कंपेरेबल इंटरफेस को तो फिर हमारे बुक क्लास के ऑब्जेक्ट्स कंपेरेबल हो जाएंगे। लेकिन उस केस में क्योंकि हमारी बुक क्लास ने कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होगा, कंपेयर टू फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा हमारी बुक क्लास में, ठीक है। तो नेचुरल डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग के लिए तो वो है, लेकिन मुझे अभी आपको एग्जाम्पल समझाना है कस्टम सॉर्टिंग का। तो कस्टम सॉर्टिंग के लिए अब जैसे बुक के रिकॉर्ड्स हैं, तो सपोज करिए B1 के अंदर मैं रिकॉर्ड रखता हूँ बुक का टाइटल दैट इज़ PHP और प्राइस दैट इज़ 300। फिर मैंने कहा जावा, ये बुक का टाइटल है और इसकी प्राइस मान लीजिए है 500। फिर मैंने कहा बुक का टाइटल C और इसकी प्राइस मान लीजिए 400। अब ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं B1, B2, B3, B4, ठीक है। मैं इनको सॉर्टेड ऑर्डर में रखना चाहता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो T जिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर
पहले B1 आएगा या B2 आएगा या B3 आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या सॉर्टिंग ऑर्डर चाहते हैं। मैंने कहा मैं प्राइस की वैल्यूज के आधार पे सॉर्टिंग ऑर्डर चाहता हूँ, ठीक है। मैं कस्टम सॉर्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ टाइटल के आधार पे भी सॉर्टिंग कर सकता था, प्राइस के आधार पे भी सॉर्टिंग कर सकता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकता हूँ, व्हाटएवर। मैंने कहा मुझे असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो सबसे कम प्राइस वाला सबसे पहले रखना, तो सॉर्टिंग प्राइस के आधार पे होगी। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले B1 आ जाए क्योंकि उसकी प्राइस सबसे कम है, फिर B3 आ जाए क्योंकि उसकी प्राइस उससे ज़्यादा है, और फिर B2 आ जाए। तो ये ऑर्डर इनका होना चाहिए इसके अंदर। तो अब इसी एग्जाम्पल को कैसे हमें कोडिंग के द्वारा बनाना है, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बुक क्लास के बारे में आपको बता दूं कि बुक क्लास हमको बनाना है। तो हमने बनाई क्लास बुक। बुक क्लास के अंदर मैं कुछ मेंबर्स बना रहा हूँ, जैसे मैंने बनाया प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल, उसके बाद मैंने एक और बनाया प्राइवेट डबल प्राइस। इसके अलावा इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ पब्लिक बुक और स्ट्रिंग टाइटल डबल प्राइस। तो इसके अंदर कोडिंग में लिख रहा हूँ दिस डॉट टाइटल, यानी इंस्टेंस मेंबर में लोकल वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, टाइटल दिस डॉट प्राइस असाइन प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर इसमें बन गया है। अब मैं इसमें दो फंक्शन और बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड स्ट्रिंग गेट टाइटल, और ये रिटर्न करेगा टाइटल। एक और फंक्शन पब्लिक डबल गेट प्राइस, ये रिटर्न करेगा प्राइस। ओके, तो ये हमारी बुक क्लास बन चुकी है। अब मैं बुक क्लास के ऑब्जेक्ट्स मेन फंक्शन में बना सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ बुक B1 B2 B3, इस तरीके से मैं 3 रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे, B1 डॉट, ओके। अच्छा, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सॉरी B1 डॉट नहीं, B1 असाइन, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो लिखूंगा न्यू बुक, और कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। सबसे पहले टाइटल, तो मैंने लिखा PHP और प्राइस में लिख दिया 300.00। इसी प्रकार से B2 और B3 के लिए भी बनाऊंगा, B2 और B3। B2 में टाइटल होगा जावा और प्राइस होगी 500। B3 में टाइटल होगा C और प्राइस होगी 400, जैसा कि हमने सोचा था। अब हम क्या चाहते हैं, हम ट्री सेट का ऑब्जेक्ट, ट्री सेट का ऑब्जेक्ट, न्यू ट्री सेट। लेकिन एक मिनट, अगर हम ट्री सेट का ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाएंगे जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है, तो ये डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर को ही फॉलो करेगा। पर यहाँ तो हम कस्टम सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमें क्या पास करना पड़ेगा, कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट। याद है आपको 4 कंस्ट्रक्टर्स मैंने बताए थे शुरुआत में आपको, उसमें से सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कंपैरेटर, थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कंपैरेटर को पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटर को कैसे पास करेंगे, कंपैरेटर को पास करने के लिए हमको पहले कंपैरेटर को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम चाहें तो हमारी ये बुक क्लास जो है यही इंप्लीमेंट कर सकती है कंपैरेटर को, ठीक है। बुक क्लास का ही ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं और ये कंपैरेटर को इंप्लीमेंट कर रही है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक इंटायरली डिफरेंट क्लास बना लें, जो मैं तरीका भी एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। हम एक और क्लास बना लें, नाम रख लें माय कंपैरेटर, और ये इंप्लीमेंट कर दे कंपैरेटर को, ठीक है। अच्छा,
अगर मैं कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो ये ज़रूरी है कि इसके अंदर मैं कम से कम एक फंक्शन तो बनाऊँ। कौन सा फंक्शन? कंपेयर। तो मैं लिखूंगा पब्लिक इंट कंपेयर ऑब्जेक्ट O1 कॉमा ऑब्जेक्ट O2। ठीक है, यस। इससे क्या हुआ? कंपेयर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब भी हम पास करेंगे, हम ऐड करेंगे ट्री सेट में एक नया एलिमेंट। पर ट्री सेट में मेरे को ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या पास करना है? कंपैरेटर ऑब्जेक्ट। अब कंपैरेटर ऑब्जेक्ट मतलब ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट जिसने कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट किया। तो हम यहाँ पर पास करने वाले हैं न्यू माय कंपैरेटर। यह भी हम बना रहे हैं, ठीक है ना, यह भी हम बना रहे हैं। तो ये इस समय हमने वो कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसके कारण हम कस्टम सॉर्टिंग कर सकते हैं, और ये क्लास अभी हम बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर कंपेयर फंक्शन हम बनाएंगे। इक्वल्स फंक्शन हम नहीं बना रहे क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। अब ट्री साइड में मान लीजिए मैं एक एक करके ऑब्जेक्ट जोड़ता हूँ। ऐड B1, फिर ऐड B2, फिर ऐड B3। तो इंसर्शन ऑर्डर तो है B1, B2, B3, लेकिन हम चाहते हैं कि प्राइस की वैल्यू के आधार पे ये सॉर्टिंग हो जाए। तो इसके लिए मुझे कंपेयर फंक्शन के अंदर कोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब B1 इंसर्ट हुआ होगा ग्रुप में तब कोई और ग्रुप में पहले से एलिमेंट नहीं था, इसलिए कोई कंपेयर नहीं हुआ और सीधे इंसर्ट हो गया। लेकिन जब B2 इंसर्ट होगा तो B1 के साथ कंपेयर होगा। कंपेयर होने के लिए क्या होगा? फंक्शन कॉल होगा कंपेयर, और इसमें पहला आर्ग्यूमेंट होगा B1 और दूसरा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा B2। तो O1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा B1 को और O2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा O1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ B2 को, और O2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा B1 को। क्योंकि क्या होता है, O1 कौन होता है? जो आप इंसर्ट कर रहे हैं, और O2 क्या होता है? जो ऑलरेडी ग्रुप में इंसर्टेड है, ठीक है ना। तो नया जो आ रहा है वो O1 है। अब हम ये देखेंगे कि कब हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करानी है, कब नेगेटिव वैल्यू। आप पहले ये समझ लीजिए आप क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि B2 जो अब आप इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, इसके अंदर रखी प्राइस की वैल्यू अगर कम है B1 की प्राइस की वैल्यू से, तो B2 को B1 के लेफ्ट में आना चाहिए, ठीक है ना। अब पहले तो B1 B2 को ऑब्टेन कर ले। तो इसके अंदर मैं बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ book1, जो कि कैसे होगा, मैं O1 की वैल्यू इसमें कॉपी करता हूँ। लेकिन O1 किस टाइप का है? ऑब्जेक्ट टाइप का। तो इसे मैं टाइप कास्ट करता हूँ बुक टाइप। तो देखिए जो पहली वैल्यू कंपेयर में पास हुई है ये जो है ये B2 है, जो नया हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। पर O1 तो ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो इसको मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और मैंने यहाँ book1 नाम का वेरिएबल बना लिया बुक टाइप का, वो इसको पॉइंट कर रहा है। इसी प्रकार से बुक टाइप का एक और बनाता हूँ book2, book O2, ठीक है। तो O1 O2 का डेटा मैंने book1 book2 में रख लिया है। book1 कौन है? जिसको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। book2 कौन है? जो ऑलरेडी इंसर्टेड है। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मैं लिखूंगा book1 डॉट गेट प्राइस, तो मुझे प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी जो book1 में रखी हुई है। इसी प्रकार से अगर मैं लिखूंगा book2 डॉट गेट प्राइस, तो मुझे प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी जो book2 में रखी हुई है ना। अब अगर देखिए book1 कौन है? जिसको मुझे इंसर्ट करना है। इसकी प्राइस कैसी होनी चाहिए? इसकी प्राइस कम है अगर किससे? book2 की प्राइस से, यानी जो इंसर्टेड है ऑलरेडी उसकी प्राइस से। तो मुझे क्या करना है? लेफ्ट में इंसर्ट करना है। लेफ्ट में इंसर्ट करना है मतलब क्या रिटर्न करवा दूं मैं? नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करवा दूं। यानी इफ ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न करो नेगेटिव वैल्यू। मैंने -1 रिटर्न करा दिया। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो? रिटर्न हो जाए पॉजिटिव वैल्यू। ओके, हाँ, लेकिन अगर इक्वल हुए तो प्राइस अगर इक्वल भी होगी तो आप एल्स में आ जाएंगे
और रिटर्न कर देंगे 1। इसका मतलब है कि राइट में इंसर्ट करो, ठीक है ना। तो दो बुक्स की प्राइस सेम हो सकती है। ओके, अब अगर ये सब हमारा बन चुका है तो अब तो हमारा प्रोग्राम सही चलना चाहिए। ओके, लेकिन अब मुझे एक एक की वैल्यू प्रिंट करानी होगी ना। अब वैल्यू कैसे प्रिंट कराऊंगा? तो यहाँ इटरेटर की मदद लेते हैं। आप जानते हैं कि इटरेटर एक कर्सर है जो कि लगभग सभी कलेक्शन क्लासेस में होता है। तो यहाँ ट्री सेट में भी इटरेटर है, तो हम इटरेटर की मदद से ग्रुप के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं। वही मैं करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जो कि हमें कैसे पता मिलेगा। ये जो टी है ट्री सेट, इसके पास एक फंक्शन होता है इटरेटर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हर एक जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है उसकी सभी क्लासेस के पास इटरेटर नाम का मेथड होता है जो रिटर्न करता है इटरेटर ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है ग्रुप के पहले एलिमेंट को। तो हम एक लूप लगाते हैं। इटरेटर के पास दो ही मेथड्स होते हैं, इनफैक्ट 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है हैज़ नेक्स्ट, एक होता है नेक्स्ट, और एक होता है रिमूव, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन कॉल करने वाले हैं हैज़ नेक्स्ट। हैज़ नेक्स्ट से मुझे क्या पता चलेगा कि आगे एलिमेंट है या नहीं है। ओके, अगर आगे एलिमेंट है तो ये जो इटरेटर है ये किसको पॉइंट कर रहा होगा? पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। तो उसको ऑब्टेन करने के लिए हम लिखेंगे it.next। तो इससे क्या होगा? it.next से मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे पहला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जो उस ग्रुप में रखा था पहला ऑब्जेक्ट, वो मिल जाएगा। और उसके एक मेथड को मैं कॉल करना चाहता हूँ। कौन सा मेथड को कॉल करना चाहता हूँ? गेट प्राइस, है ना, और गेट टाइटल। तो पहले तो मैं इस ऑब्जेक्ट को बुक टाइप के एक रेफरेंस वेरिएबल में रख लेता हूँ। तो मैं बुक टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से बी, और बी के अंदर क्या रख रहा हूँ? जो ये रिटर्न कर रहा है। ध्यान रहे कि it.next रिटर्न कर रहा है ग्रुप के पहले एलिमेंट को, जो ग्रुप में पहला एलिमेंट होगा। तो वो बुक टाइप का है, इसलिए बी उसको पॉइंट कर रहा है, बुक टाइप का ऑब्जेक्ट उसने रिटर्न किया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ system.out.println, ठीक है, और इसमें पहले प्रिंट करा देता हूँ b.getTitle, टाइटल की वैल्यू, और फिर कंकाटिनेट करता हूँ थोड़ी सी स्पेस, और फिर कंकाटिनेट करता हूँ b.getPrice। तो प्राइस भी प्रिंट हो जाएगी, टाइटल भी प्रिंट हो जाएगा, दोनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, और इस तरीके से ये लूप चलेगा। तो जितने भी एलिमेंट्स ट्री सेट में रखे होंगे वो सारे एलिमेंट्स एक एक करके क्योंकि बुक टाइप के हैं तो उसका टाइटल और प्राइस दोनों प्रिंट होते जाएंगे। अब ये किस सीक्वेंस में दिखेंगे? जैसा कि हमने तय किया था, तो हमने सॉर्टिंग करवाई है प्राइस की वैल्यूज़ के ऑर्डर में। तो पहले B1, फिर B3, फिर B2 आएगा, ठीक है ना। हम B1, B2, B3 समझ रहे हैं कौन है? B1 मतलब PHP वाला, B2 मतलब जावा वाला, और C यानी B3 है। तो पहले 300 आना चाहिए, फिर 400 आना चाहिए, फिर 500। तो इंसर्शन का ऑर्डर होना चाहिए पहले B1, फिर B3, फिर B2। सॉर्टिंग का ऑर्डर होना चाहिए पहले B1, फिर B3, फिर B2। इंसर्ट भले ही हम B1 को पहले कर रहे हैं, फिर B2 को कर रहे हैं, फिर B3 को कर रहे हैं, पर इंटरनली जब वो स्टोर होगा तो वो एक सॉर्टिंग के ऑर्डर में स्टोर होगा। और सॉर्टिंग किसके आधार पे हो रही है? वो हो रही है प्राइस के आधार पे, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रन करके आपको और बता देता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया है, अभी पहले स्क्रीन क्लियर करता हूँ। यस, अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। ओके, कुछ एरर है इसमें। नेक्स्ट का जो रिटर्न टाइप है वो बुक टाइप का नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? टाइप कास्टिंग। तो ये टाइप कास्टिंग मैंने कर दी। ओके, अभी फिर से इसको मैं कंपाइल करूँगा। अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल कंपाइल हो चुका है। अब इसको रन करना है मुझे। रन करने के लिए जावा एग्जाम्पल, आप देखिए पहले 300, फिर 400, फिर 500। भले हमने इंसर्ट पहले PHP को किया था, फिर जावा को, फिर C को, लेकिन ये स्टोर कैसे हुए हैं? पहले PHP, फिर C, फिर जावा। अब आप कहते हैं नहीं, मुझे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको स्टोर करवाना था, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर नहीं करवाना। तो आप सिंपली क्या करिए,
जब ये वैल्यू ग्रेटर है तब रिटर्न करवा दीजिए -1, बस इतना सा फर्क आ जाएगा। देखिए मैं चला के इसको बताता हूँ आपको, पहले इसको सेव कर लेता हूँ और फिर से मैं इसको करता हूँ कंपाइल और फिर करता हूँ रन। आप देखिए पहले 500 है, फिर 400 है, फिर 300 है। यस, आप इस तरीके से किसी भी वैल्यू के आधार पे सॉर्टिंग करा सकते हैं, असेंडिंग भी डिसेंडिंग भी। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा। तो कंपैरेटर को कैसे यूज़ करना है ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com, URL आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको विजिट करना ना भूलें, क्योंकि इस साइट पे मेरे सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे हुए हैं। यूट्यूब पे मेरे 1 से अधिक चैनल्स हैं और उनमें बहुत सारे वीडियोस हैं। हो सकता है आपने सारे चैनल्स ना देखे हों, तो कई सारे वीडियोस अभी आपने देखे ही नहीं। इस साइट पे आएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये सारे वीडियोस ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कोर्स वाइज। आप अगर कोर्स करना चाहते हैं तो जिस कोर्स को आप सेलेक्ट करते हैं उसके सारे वीडियो लेक्चर्स आपके सामने होते हैं। एक सीक्वेंस में आप देखते जाइए, वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप उनमें प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स अलग हैं और उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस हैं, जिससे आपको पता चलता है प्रोग्रामिंग करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारा मटेरियल इसमें है, जो कि वीडियो कंटेंट भी है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। डेली इसमें एक नया वीडियो अपलोड होता है, तो ये बहुत एक्टिव साइट है। और भी दूसरा कंटेंट इसमें डेली अपलोड होता रहता है, तो बहुत ही फ्रूटफुल है। सारे वीडियोस हिंदी में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो हो सकता है कि आपको ये बहुत काम का लगे और आप समझ सकते हैं कि अगर ये अच्छा है तो बहुत लोगों के काम आ सकता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत लोगों के काम आ सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करके, या फिर आप अपने दोस्तों को मौखिक रूप से बता के। थैंक यू।